हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? इट्स लॉन्ग टाइम नो सी। सो आज एक दूसरी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, द वायलेट एवरगार्डन। बेसिकली एक वर्ल्ड ट्रेंड लड़की का है कहानी, जिसको एज अ पपेट यूज किया जाता है, एज अ टूल यूज किया जाता है। सो क्या कभी आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक लाइफ है जिसमें ना कोई इमोशन है, ना कुछ हैप्पीनेस, ना सैड, ना लोनलीनेस, कुछ नहीं, बस जिए जा रहे हो। कुछ समझ नहीं है क्या करना है आपको, इमोशन ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है आपको लाइफ में करना क्या है, बस दूसरे के ऑर्डर्स पे आप जिए जा रहे हो। ऐसा से हम सोच सकते हैं। इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अपनी लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ऐसी एनी मूवी ही है जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें सीन शुरू होता है कुछ ऐसे कि एक लड़की है जो हमें शिप पे दिखाई जाती है, जहाज पे। फिर उसके बाद सीन कट होता है और शुरू होता है एक वही जो लड़की होती है जिसका नाम वायलेट एवरगार्डन होता है, जो कुछ टाइप कर रहती है, इसी टाइपराइटर टाइप में वो कुछ लिख रही होती है। वायलेट के पास्ट के बारे में तो उतना कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन उसके कुछ स्टोरी है, वो मैं थोड़ा शेयर करता हूँ। वायलेट बचपन से ही अनाथ थी और उसका बचपन दूसरे बच्चों की तरह खेलते कूदते नहीं बीता, बल्कि बचपन में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से वो इमोशनलेस हो गई। मतलब वो अपनी सेंसेस को एक तरह से लॉस कर चुकी थी। बचपन से वो एक मिलिट्री एरिना में चली गई थी, जिसको वहां पे एक टूल की तरह ट्रेन किया गया। उसे कभी आम बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया गया था, क्योंकि जस्ट मिलिट्री पर्पस के कारण वो एक टूल के शेप में दिया जाने लगा कि उसको मिशन के लिए कैसे यूज करना है, उस टाइप की उसकी ट्रेनिंग होने लगी। सो इस ट्रेनिंग के कारण उसके में इमोशंस कभी डेवलप हुए। ऐसे ही जब वो ट्रेनिंग के समय उसकी जिंदगी तभी बदली जब वो मेजर गिलबर्ट से मिलती है। मेजर गिलबर्ट वायलेट के साथ हमेशा अच्छे से पेश आते थे। वायलेट को एक हथियार के अलावा भी कुछ समझते थे। ऑब्वियसली है कि वो उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करते थे। कहीं ना कहीं मेजर गिलबर्ट से प्यार भी करते थे। वक्त को उनका प्यार मंजूर नहीं होता है और एक लड़ाई के दौरान दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ था कि गिलबर्ट और वायलेट एक जगह अकेले फंस जाते हैं और दुश्मन उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान मेजर गिलबर्ट की आंख में गोली लग जाती है और वायलेट के दोनों हाथ कट जाते हैं। गिलबर्ट इंजर्ड हो चुके थे बुरी तरह से, वो वहीं पड़े रहते हैं और हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। और वायलेट उन्हें वहां से उठाकर ले जाना चाहती थी, पर उसके तो हाथ ही नहीं थे। और वो वहीं पे मेजर गिलबर्ट अपना प्यार जताते हुए वायलेट को आई लव यू कहते हैं और वायलेट को वहां से चले जाने की। अब वायलेट को क्या ही समझ आए, कुछ इमोशन तो है नहीं इसमें, तो इसे कुछ समझ नहीं आता। बस इसे इतना पता था कि मेजर को यहाँ से बचा कर ले जाना है। वो आई लव यू का मतलब समझ नहीं पाई है एंड वायलेट इन दो शब्दों के मतलब को जानना चाहती थी, इसलिए वो इसी के पीछे अपना जीवन का उद्देश्य बना देती है। उसके हाथ कट गए होते हैं, इसलिए सेना की तरफ से उसे रोबोटिक हैंड्स दिए गए थे। इसके बाद वायलेट इन दो शब्दों का मतलब समझने के लिए एक पोस्टल कंपनी में काम करने लग जाती है। बेसिकली जब वो इंजर हो जाती है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट होती है मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो इसका एक दोस्त होता है मेजर गिलबर्ट का, तो गिलबर्ट ने उसको कहा था कि वायलेट का केयर कर सकती है उसके जाने के बाद, तो वो बस अपना काम कर रहा था।
जब वॉयलेट होश में आती है तो वो पूछती है मेजर कहाँ है। तो वो बोलता है कि मेजर के ऑर्डर्स थे कि तुम मेरे साथ चलोगे, मेजर अभी दूसरी जगह मिशन पे गए हुए। फिर ये अपने जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं उसको फंक्शन में लाने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसकी प्रैक्टिस करती है। उसके बाद वो लेटर्स लिखती है, फिर पूछती है कि अभी क्या ऑर्डर्स हैं। तो उसका जो दोस्त होता है बोलता है कि भी तुम मेरे साथ चलो। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के वो ले जा रहा होता है, तो रास्ते में पूछती है मुझे सही होता है मेजर का। तो वहां भी वो नहीं बताता है, बोलता है बस चलो मेरे साथ। वो अपने घर ले जाता है, वहां पे उसकी फैमिली उसके साथ वो वॉलेट को वहां छोड़ देते। उसी से बिलीव कर रहा था कि पूरा आदमी की है लोग था सही होता है इसकी ये केयर अच्छे से हो। फिर उसके बाद ऐसे होते होते एंड देन उसे पता चल जाता है कि मेजर उस एनकाउंटर में आके इंडिया कर देते और ये बात वॉलेट में काफी मीडिया से हिट की, बट ये उस इमोशन को समझ नहीं पा रही थी अच्छी फैक्ट। फिर इसके बाद जो इसकी फैमिली थी, इस बंदे की जो मेजर का दोस्त था, ऐसे ही ऑटो मेमोरी डॉग से एक कंपनी जो लेटर था वायलेट को वहां उसने जॉब पर रखवा दिया। लेटर लिखती थी, लेकिन लेटर्स को लिखने के लिए इमोशन से बोल रहा है तो वर्ड्स में एक्सप्रेस करना होता है। अब इसमें इमोशन तो है नहीं कि उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है, तो काफी स्ट्रगलिंग था इसके लिए यहाँ पे इन चीजों को समझना। तो रॉयल फैमिलीज के इससे ऐसा कुछ चलता है कि हमारा जो मेन मूवी है, हम देखते हैं कि वॉयलेट को उसकी कंपनी के द्वारा एक गर्ल्स हॉस्टल में भेजा जाता है एंड इस गर्ल्स हॉस्टल में रॉयल फैमिलीज की लड़कियां को कैसे पेश आना चाहिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और वॉयलेट को यॉर्क फैमिली की रिक्वेस्ट पर यहाँ भेजा जाता है। यॉर्क फैमिली भी एक रॉयल फैमिली होती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है कि इजाबेला यॉर्क। वह वॉयलेट को इसी की हैंड में के तौर पे भेजा जा गया है। वॉयलेट हॉस्टल पहुंच जाती है और इजाबेला के कमरे में बाहर जाकर अपनी इंट्रो देती है और इजाबेला दरवाजा खोलती ही कहती है कि एक ऑटो में डॉल यहाँ क्या कर रही है। इस पर वॉयलेट कहती है मुझे आपके परिवार के द्वारा भेजा गया और मैं आपकी मदद करूंगी। इजाबेला कहती है कि मुझे लगता है कि एक नौकर हो और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इतना बोलने के बाद इजाबेला जोर जोर से खांसने लगती है और जब वॉयलेट उसकी मदद करने के लिए आती है तो इजाबेला उसके हाथ पर मारते हुए कहती है मुझे हाथ मत लगाओ। और तुरंत ही इजाबेला को यह एहसास होता है कि किसी आयरन रॉड को हिट किया एंड वॉयलेट उससे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि मेरे हाथ मेटल के हैं, बनावटी मैंने अपने हाथ में लड़ाई की। फिर इजाबेला कमरे के बाहर जाते हुए कहती है कि उससे दोस्ती मत सोचना, जब तक जरूरी ना हो तो उससे बात मत करना। एंड वो कमरे के बाहर चली जाती। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इजाबेला अपने क्लासरूम की ओर जा रही होती है और वॉयलेट भी उसके पीछे उसके स्कूल में यूनिफॉर्म में उसके पीछे पीछे आ रही होती है। वॉयलेट को देखकर वहाँ सारी लड़कियां ये सोच रही है कि आखिर यह नहीं कौन है, इससे पहले तो दें। इसके बाद दोनों क्लासरूम के अंदर चली जाती हैं और फिर इन दोनों के पास मिस लैनकास्टर आती हैं और वो इजाबेला गुड मॉर्निंग कहती हैं और वॉयलेट के बारे में पूछती हैं, लेकिन वॉयलेट खुद कहती है और एक प्रिंसेस की तरह अपना इंट्रोडक्शन देती है।
वायलेट को देखकर क्लास की सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसने मिस लेनिस्टर को से कहा कि वो एक हैंडमेड है, लेकिन उसके अपीयरेंस और बिहेवियर को देखकर वो एक प्रिंसेस से कम नहीं लग रही होती है। उसके बाद क्लास में उन्हें सीधे रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए सही बच्चों को सिर पर बुक्स रखकर बैलेंस करना होता है। और उसके साथ कुछ लड़कियां एक बुक के साथ भी बैलेंस नहीं बना पा रही थी, लेकिन वायलेट 6 बुक के साथ भी एकदम शांत और सीधी खड़ी होती है। ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग इस लेवल की थी, इसके लिए भी कुछ नहीं था। उसके बाद उन्हें स्पून और फॉर्क कैसे यूज करते हैं यह सिखाया जाता है, और इसाबेला को यह सब पसंद नहीं आ रहा होता है। पास में खड़ी वायलेट उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी सुनती कहाँ है। एंड आफ्टर इसके बाद वो बुक्स को रीड कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसाबेला की ट्रेनिंग का एक ही हिस्सा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वह थक कर रुक जाती है और वायलेट से देखकर कहती है, आपको रुकना नहीं चाहिए, ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। फिर हमें शाम का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ इसाबेला एक शीशे के सामने खड़े होकर अपने पास्ट को याद करती है। पास्ट में वो एक लड़की को नहीं दे को नहा रही होती है, जिसका नाम टेलर होता है, और इसाबेला उस लड़की के साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। उसके बाद का सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट डे पर हम देखते हैं कि इसाबेला वहीं पर कुछ लड़कियों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वहाँ गलती से एक पानी का ग्लास गिरा देती है, इसलिए वायलेट वहां भाग कर आती है और सभी से इसाबेला की तरफ से माफी मांगती है। और उसके इस अंदाज को देखकर सबको लग रहा होता है कि वायलेट किसी कहानी की प्रिंसेस है। इसाबेला वहां से भागकर बाहर आती है और वायलेट भी उसके पीछे पीछे आती है। वायलेट इसाबेला से माफी मांगती है उसकी तरफ से बोलने के लिए। इसाबेला कहती है कि मैं बस तुम्हें देख रही थी, तुम मुझे मेजरेबल फील करा रही हो। इसके बाद वो वहां से ऊपर जाकर टेलर को याद करने लगती है। तो शाम हो जाता है और क्लासरूम में मिस लेनिस्टर इसाबेला को एक टी पार्टी की इनवाइट करती है, लेकिन इसाबेला काफी रूड होकर उन्हें मना कर देती है। इसाबेला की इस बर्ताव के लिए वायलेट लेनिस्टर को सॉरी कहती है और लेनिस्टर को एक ट्रू प्रिंसेस नाइट बोलकर वहां से चली जाती है। ये सब देखकर इसाबेला कहती है कि वायलेट, तुम हम सबसे अलग हो, तुम हर चीज में परफेक्ट हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक प्रिंसेस हो। इस पर वायलेट कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसाबेला वायलेट को पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ 3 महीने तक रुकने वाली हो। इस पर वह कोई जवाब नहीं देती है। जिद करने पर वह बोलती है कि आपने तो कहा था जब तक जरूरी ना हो मुझसे बात मत करना, मैं आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हूँ। इस पर इसाबेला कहती है उसके बाद को भूल जाओ, और इसाबेला उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी की याद नहीं आएगी इन 3 महीनों में। वायलेट कहती है कि हाँ एक है, लेकिन अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। यह सुनकर इसाबेला सो जाती है और आधी रात में इसाबेला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जागकर बहुत तेज खांसने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वायलेट भी जग जाती है, उसके पास जाकर उसे दवाई पिलाती है, साथ ही साथ उसे शांत भी कराती है। इस बार हम देखते हैं कि रात में इसाबेला तो सो गई होती है, लेकिन वायलेट रात भर जागी है और इसाबेला का हाथ पकड़कर उसी के पास बैठी है। इस बार वायलेट को देखकर इसाबेला को समझ आता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी कि वायलेट अनजान होकर भी इसाबेला के लिए इतना कुछ कर रही होती है, लेकिन इसाबेला ने उसके साथ अच्छा बर्ताव तो छोड़ो, ठीक से उससे बात भी नहीं की होती है। इसाबेला का पछतावा होता है। वो वायलेट से कहती है कि
मैं भी सबसे बात करना चाहती हूँ लेकिन समझ नहीं आता कि ये शुरू कैसे करूँ। वायलेट पूछती है आप क्या बात करना चाहती है। सबसे इजाबेला उसे बताती है कि उससे पहले ही स्कूल की बेल, इसलिए वायलेट को जल्दी से उठाती है स्कूल के लिए लेट ना हो। स्कूल में आज उन्हें डांस सिखाया जा रहा होता है और वायलेट इजाबेला की मेल पार्टनर बनकर उसके साथ डांस करना सीखती है। वायलेट इसमें भी परफेक्ट होती है और बाकी लोग इन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं और इसाबेला को भी वायलेट के साथ अच्छा लगने लगता है। यह दोनों शाम को हाथ में नहाते हैं और फिर साथ में सोने भी जाते हैं, लेकिन वायलेट के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। वो हर सिचुएशन में बस शांत रहती है, एक डॉल की तरह, क्योंकि अभी तक उसके अंदर कोई भी इमोशन डेवलप नहीं हुए रहते हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों फिर से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और इस बीच इजाबेला पूरी तरह से बदल चुकी होती है। ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद वायलेट को देखते हैं जो इजाबेला के बाल संवार रही होती है। एंड इजाबेला उससे पूछती है कि तुम हमेशा अपने बालों को एक जैसा ही क्यों रखती हो। वायलेट भी एक रोबोट की तरह हाँ करती है और इजाबेला उसके बाल को एक नया स्टाइल देने की नाकाम कोशिश करती है। इजाबेला बहुत सारे स्टाइल्स ट्राई करती है लेकिन वायलेट को कोई भी पसंद नहीं आता है। लास्ट में वायलेट एक हेयर स्टाइल रखने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भागते हुए स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन इजाबेला कहने लगती है आज हम स्कूल नहीं जाते, कहीं और चलते हैं, कहीं दूर बस और मैं और तुम। लेकिन इसके लिए वायलेट नहीं मानती है और दोनों स्कूल ही जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन इसाबेला हार मान जाती है और कहने लगती है कि ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारा जैसा नहीं बन पाऊंगी, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। वायलेट उसे प्यार से समझाती है कि तुम थक चुकी हो, तुम्हें बस आराम की जरूरत है। फिर रात को होती है और दोनों सो जाते हैं और सोते सोते कुछ बातें करते हैं। और यहीं पर इजाबेला वायलेट से कहती है कि मैं शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रही थी, लेकिन तुमने कभी भी कुछ नहीं किया, तुम बहुत अच्छी हो वायलेट, थैंक यू। लेकिन वायलेट यह सब सुनकर भी एकदम शांत रहती है, इस पर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता। देन वायलेट कहती है कि मैंने बस वही किया जो मुझे सिखाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 महीने बीत जाते हैं और आज वायलेट का आखिरी दिन होता है और इजाबेला का आज स्कूल में आखिरी दिन होता है। इजाबेला वायलेट से पूछती है कि क्या आज तुम सेरेमनी में मुझे स्कॉट करने करोगी वायलेट। वायलेट मान जाती है। इजाबेला बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब यह दोनों तैयार होकर जाती हैं तो बाकी लड़कियां हमेशा की तरह इन दोनों को देख कर रही होती हैं। एंड इस पर इजाबेला वायलेट से कहती है कि देखो सब हमें ही देख रहे हैं। फिर वायलेट पूछती है कि क्या हमने कुछ गलत पहना है। इजाबेला कहती है नहीं बेवकूफ, तुम्हें सब देख रहे हैं क्योंकि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। इसके बाद वह दोनों डांस करते हैं और आज का दिन खत्म हो जाता है। और फिर जब रात में वायलेट जाने वाली होती है तब इसाबेला उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक लेटर लिखोगी। वायलेट पूछती है कि किसको। इसाबेला जवाब देती है मेरी छोटी बहन को। एंड इसके साथ ही इसाबेला अपने पास्ट में बात करने लगती है। वो बताती है कि वो भी याद फैमिली में पैदा नहीं हुई है, वो एक गरीब लड़की थी जो छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करती थी और उसके बाद उसके पास जीने का कोई मकसद नहीं था। वो बस मरना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे एक अनाथ लड़की मिल जाती है। उस अनाथ लड़की में इसाबेला को अपनी जिंदगी दिखा रही थी, क्योंकि वह भी एक छोटी सी लड़की की तरह ही हुआ करती थी। इसलिए इसाबेला उसे अपनी छोटी बहन मानकर उसे अपने साथ रख लेती है। देखा जाए तो पास्ट में इसाबेला का नाम एमी होता है एंड इसाबेला इससे लड़की को अपना नाम एमी बताती है।
और उसका नाम वैसे उसका नाम टेलर रखती है। एंड यदि आपको याद हो तो इजाबेला वो इस लड़की के बारे में फ्लैशबैक आया करते थे, और अब टेलर को एक अच्छी जिंदगी जीने देने की एक जीवन का उद्देश्य बन चुका है। वो बस चाहती थी कि टेलर को अच्छी लाइफ दे पाए, लेकिन खुशियों से पेट नहीं भरता। उनके पास हमेशा खाने की कमी रहती थी, और एमी के पास कोई ढंग का काम नहीं रहता, तो फूल बेचा करती थी। लेकिन इन सभी चीजों से भी कुछ नहीं हो पाने वाला था। अचानक से एमी के पास कुछ लोग आते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारे लोगों में यूं का खून रहता है और तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा। उन लोगों ने एमी से कहा कि बात है कि तुम हमारे साथ चलो और हम जिंदगी भर छोटी सी बच्ची का ख्याल रखें। और उनकी एक शर्त होती ही, तुम कभी भी दोबारा इस लड़की से नहीं मिलोगी। एमी अपने हालात को देखकर समझ जाती है ज्यादा वक्त तक टेलर का ख्याल नहीं रख पाई, और उसके पास टेलर के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए टेलर की भलाई को देखते हुए उन लोगों के साथ जाने को तैयार हो जाती है जिन्हें जानती तक नहीं होती। और बाद में वो फैमिली के लोग ही एमी का नाम एमी बार्टलेट से बदलकर इसाबेला यॉर्क रख देते हैं। और उस दिन के बाद से इसाबेला ने टेलर, जिसकी वो अपना सब कुछ मान चुकी थी, उससे कभी नहीं देखा। जिसके जीने की आखिरी उम्मीद भी उसी से दूर चली गई थी। वायलेट इजाबेला के हालात को अच्छे समझ रही है, क्योंकि वायलेट्स के हालात भी कुछ इसी तरह के होते हैं। वो इजाबेला को बताती है कि उसके पास भी जीने का कोई वजह नहीं।